Welcome to the Theory of Computation course. Or we can say that we know other name for that subject. It is called Formal Languages and Automata Theory. So it is a formal languages and automata theory or or theory of computations. So that is the overview of that subject. So first, in theory of computation we have taught that automata theory and computability theory and complexity theory. So automata theory, basically it is a mathematical model for a problem. तो इस पार्ट में हम कोई प्रॉब्लम होगा उसका मैथमेटिकल मॉडल्स को थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे और रीड करेंगे. देन कोई प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, फिर आता है हमारा पार्ट थ्योरी कॉम्पिटिबिलिटी थ्योरी. तो इसमें जो मॉडल बनाया है वो कंप्यूटेड होगा या नहीं होगा. ऐसा तो नहीं कि मॉडल बनाया वो इनफाइनाइट टाइम तक रन करे या बहुत लेस टाइम के लिए रन करे, और वो जनरलाइज्ड है या नहीं है. तो नेक्स्ट हमारा आएगा कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. अगर वो जनरलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं देन एफिशिएंट है या नहीं है. ऐसा तो नहीं कि कुछ स्टेप्स के बाद वो इनएफिशिएंसी शो करने लगे या कुछ प्रॉब्लम्स को शो करे एफिशिएंटली और कुछ प्रॉब्लम को अनएफिशिएंटली वो अपना रन कराए. तो इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे पूरे सब्जेक्ट में ऑटोमेटा थ्योरी. तो इन ऑटोमेटा थ्योरी वी हैव रीडिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, push down automata or Turing machine. Okay, so finite automata, again it is further divided in two parts. It is deterministic finite automata and non-deterministic finite automata, and PDA and Turing machine. So ऑटोमेटा थ्योरी में मॉडल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक बिहाइंड यूजिंग ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, सम लॉजिक यूजिंग पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन्स. तो नेक्स्ट इट इज ऑटोमेटा थ्योरी. सो इसमें करना क्या है, करेंगे क्या, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, एंड इट इज अगेन सेज दैट रेगुलर लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस हमें मिलेगी, प्रॉब्लम होगा, उसका मशीन्स बनाएंगे, मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे. सो इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल, और उसी मैथमेटिकल मॉडल को हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, so finite automata and regular expressions. Next is in automata theory we have to use a context free concept, context free grammar concept, and create a push down automata, and its language is called context free language. Okay, so we have to create a push down automata, again we have to create its grammar, और इसमें भी हमारे पास कहने के लिए हो जाता है रेगुलर ग्रामर. एन एग्जांपल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा इज सर्किट स्ट्रिंग मैचिंग और सर्किट डिजाइनिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एंड हियर इट इज अ मोस्टली वाइडली यूज्ड कंपाइलर्स. एंड नेक्स्ट इज ट्यूरिंग मशीन्स. इसमें हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी फॉलो अप करेगा और कॉन्टेक्स्ट फाइनाइट ऑटोमेटा को भी फॉलो अप करेगा. सो अगर हम ये बोलें कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर, नॉट रेगुलर, इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो वो हमारे पास पीडीए भी बनाएगा. तो इट इज़ अ पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड नेक्स्ट इट इज अ ट्यूरिंग मशीन भी जनरेट करेगा. तो वी कैन से दैट इट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड push down automata, and that is greater than Turing machine. So this is the complete syllabus of
theory of computations. So first we have discussed finite automata and its expression by using regular expression, its language, that is called regular language, and grammar. Next we have to discuss on context-free grammar, context-free languages, and push-down automata. And next is discuss Turing machines and computers, some specific algorithms, etc. And next second topic is a compatibility theory. So compatibility theory says कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, तो वो प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, डिसाइडेबल प्रॉब्लम, कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट इन रियल वर्ल्ड सारी प्रॉब्लम्स का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं होता है. तो उस केस में उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलेंगे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स. तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन गिवन है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम, वी कैन से दैट एल्गोरिदम और स्टैंडर्ड सोल्यूशन और एल्गो गिवन है उसका, तो दैट इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम. और अगर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन, स्पेसिफिक सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन गिवन नहीं है, या कह सकते हैं नो एल्गोरिदम्स गिवन. जब नो एल्गोरिदम गिवन है तो मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करेंगे, कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे. तो प्रोसीजर्स हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं. तो प्रोसीजर्स अगर जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. तो कोई प्रॉब्लम गिवन है, उसका कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है, देन इट इज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम. और उसका कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एल्गोरिदम नहीं है, तो इट इज कॉल्ड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिबिलिटी थ्योरी. नेक्स्ट इट इज आई थिंक स्किपिंग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी सेज कि अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है, मैं यही बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, अगर कोई प्रॉब्लम है और वो डिसाइडेबल है, मतलब उसका हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, मतलब कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम हमको मिल गई, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. इसने कोई एल्गोरिदम लिया और उस एल्गोरिदम पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो एफिशिएंट था या नहीं. एफिशिएंसी मतलब कि कितना टाइम उसने टेक लिया, कितना टाइम एल्गोरिदम रन करने में लिया. स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एक्सटेंड करते हैं तो भी उतना टाइम लेगा या नहीं लेगा, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा. तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर डिसाइडेबल प्रॉब्लम है तो कितने टाइम में वो रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल टाइम में रन करेगा, दैट इज कॉल्ड पी. और अगर वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम में रन करेगा, दैट इज कॉल्ड एनपी. तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में वी हैव डिस्कस्ड नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिनोमियल प्रॉब्लम. कि पर्टिकुलर एल्गोरिदम से जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है या नहीं है. अब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कोई एल्गोरिदम गिवन है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी थ्योरी, और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल मॉडल से, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटा थ्योरी. तो नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन. तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इट इज व्हाट इज कंप्यूटेशन. तो इसका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. तो कंप्यूटेशन इट इज जस्ट डिफाइंड हियर, इट एनी टास्क दैट कैन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड अ कंप्यूटेशन. तो दैट इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक डायग्राम ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर और steps. So first one, that is a CPU connected with input and output memory. So that is input given by the user and output seen by the user. So this is an user environment or user environment. Next is temporary memory and program memory.
So computation is taken 5 parts, and 4 is a memory, and one is a CPU. CPU is just a processing some input and output and fetch to the output to user and taken input from the user. And temporary memory is a calculation part done by the temporary memory, and program memory we have to some write program and some procedure written in a program memory. So that is called a computations. So let us take an example of here. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि f of x हमारे पास एक फंक्शन है that is x to the power 4. हमें इसके लिए अब प्रोग्राम लिखना है या इसका कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि यूज़र इनपुट तो बाद में देगा, पहला काम क्या है कि हमें उसका प्रोग्राम लिखना है। मान लीजिए हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम मेमोरी पार्ट में स्टोर्ड होगा, तो हम एक कंप्यूट करना चाहते हैं x टू द पावर 4। तो हम क्या करें कि x एक वेरिएबल लिया एंड हमने उसका x में मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड x स्क्वायर। देन अगेन हमने एक लाइन और ऐड ऑन की, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं हम, और फिर हमने क्या किया, या एल्गोरिदम भी कह सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर आया, और फिर हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। देन अगेन कंप्यूट करेंगे x क्यूब मल्टीप्लाइड विद x, दैट इज x टू द पावर 4। सो ये हमारा प्रोग्राम मेमोरी में हमने प्रोग्राम को स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कंप्यूटर में कि ये प्रोग्राम तो बना लिया, अब यूज़र से इनपुट लेना चालू कर रहे हैं कि हमने एक एल्गोरिदम या एक प्रोसीजर डिज़ाइन कर लिया। देन यूज़र ने इनपुट दिया, एज्यूम इट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब यूज़र इनपुट दे रहा है। अब हमारा काम क्या है कि टेम्पररी मेमोरी में ये सारा का सारा कैलकुलेशन रन हो रहेगा। तो टेम्पररी मेमोरी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं है। टेम्प मेमोरी में हमने इसको रन कराया, तो कंप्यूट करेगा। पहला स्टेप एज्यूम कर लिया, एक z नाम का टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्टोर करना चालू किया। तो फर्स्ट वन इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो z इक्वल्स टू 4 एंड अगेन z इक्वल्स टू z मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इट इज z की वैल्यू यहाँ क्या था 4, तो इट इज 8, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी आप लिख लीजिए। तो ओके, तो नेक्स्ट एक z फिर से मिलेगा हमको, तो हम डायरेक्टली पूरा प्रोसीजर ना लिख के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिला, दैट इज कॉल्ड, ये z था जिसकी वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 16। तो ये f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके टेम्पररी मेमोरी ने CPU को पास की। अब CPU इसको एज अ आउटपुट हमें दे रहा है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू 16। तो इनिशियली हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब प्रोग्राम बनाने के बाद हमें प्रोग्राम किसका बनाना था, इसका प्रोग्राम बनाना था f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर 4 का। तो हमने प्रोग्राम बनाया और उसको पास कर दिया CPU को। ओके, अब CPU चाहता है इस प्रोग्राम में कुछ इनपुट हो, तो इनपुट मेमोरी या यूज़र से इनपुट ले लिया जो इनपुट मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर था। अब उसने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, वो सारा का सारा इनपुट एंड मेमोरी पास कर दिया टेम्पररी मेमोरी के अंदर, वो कैलकुलेट करना चालू कर रहा है, और कैलकुलेशन के बाद उसने वापस CPU को f(x) की वैल्यू दे दी। अब f(x) उसने CPU ने फेच कर दिया आउटपुट मेमोरी में, और वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन, किस तरीके से हम कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो TOC में क्या होता है कि हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही ब्लॉक के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमाटा। तो मैथमेटिकल मॉडल है, कुछ मॉडल क्रिएट कर रहे हैं जो टेम्परेरी मेमोरी में होगा और ऑपरेशन परफॉर्म होगा टेम्परेरी मेमोरी के अंदर।
So this is called automata. तो ऑटोमेटा इट इज सीपीयू, जहां हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड प्रोग्राम मेमोरी में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेशंस को. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटा. So before start with exact theory of computation, now some discuss mathematical background of that is required in a theory of computations. The first one is set theory. Set is an unordered collection of elements. तो unordered collection, कोई setting, कोई sequencing यहाँ पे given नहीं होगी. So first thing, it is an unordered collection of objects or elements, and it is written in a curly braces. This one, curly braces, and a particular element belong to a set that is denoted by here x in S, or x belongs to S. A particular element, it is not belongs to S, so it is a y, it is does not belongs to S, or y is not an element of the set S. So this is the basic definition of set. So this is the example A, B, C. So S equals to A, B, C. This is the set element, and if A is belongs to S, true, S is a part, A is a part of S, or D is a part of S, no. So D is not part of S. First thing, it is denoted defined using curly braces. Second thing, order and redundancy matter नहीं करता. So order and redundancy do not matter in a set. तो एक सेट हम बना सकते हैं S1 नाम का, जिसमें क्या होगा, A, C, B, A, B, D. So it is a set. Okay, A is here, A is here, so redundancy is here, and C पहले आया, B बाद में आया, so ऑर्डर भी आपका नहीं सेट हुआ. तो ये होता क्या है कि जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एज्यूम सिंपल वे में यूज़र से इनपुट लिया, मान लीजिए 10 यूज़र से एक साथ इनपुट लेते हैं, और टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग वो इंसर्ट होने लगते हैं एक सेट में. सो वहाँ पे हम ना ऑर्डर लेंगे, ना ही हम रिडंडेंसी को फॉलो अप करेंगे, क्योंकि यूज़र आपका सेम इनपुट भी दे सकता है. तो ऑर्डर एंड रिडंडेंसी इज नॉट मैटर इन अ सेट. सेकेंड इज सेज set is denoted by expansion form or set builder form. So this is the expansion form, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 to the power n such that n is greater than equals to 0. So that is the set of even numbers. So this is the basic set theory. And subset. Subset is a element from one set. It is also belongs from second set. Okay, so this is called each element of set S, first set, is also an element of set T. So this is the example here. A and B is an element from set S, and A and B also belongs in set T. So we can say that S is a subset of T, but T is not a subset of S. Reason, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास T गिवन था जो इस S का पार्ट नहीं है. तो हम कह सकते हैं T is not a subset of S. सेम सेकंड एग्जांपल, A एंड B यहाँ पर है. तो अब हमें चेक क्या करना है, सबसेट के केस में इस वाले के सारे एलिमेंट सेट S के सेट बी में या सेट टी में होने चाहिए. तो ए एंड बी दो एलिमेंट थे, बी तो मिला, ए नहीं मिला. सो वी कैन से दैट एस इज नॉट अ सबसेट ऑफ टी. ओके, अब इस वाले के सारे एलिमेंट हम इसमें चेक करेंगे. तो बी एंड सी यहाँ दो एलिमेंट थे, यहाँ पे क्या है, बी मिला, ए है, सी नहीं मिल रहा. सो वी कैन से दैट टी इज अ सबसेट, टी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस. Equal set.
तो इक्वल सेट इज सबसेट फ्रॉम S to T और सबसेट फ्रॉम T to S। अगर दोनों ही केस में हमें सबसेट मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे so both the sets are equal sets। So this is the example here, A and B, two element A and B, ओके। सो हम चेक करेंगे S इस T का सबसेट है या नहीं, तो इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सो ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सो T पे B मिल गया, A मिल गया, सो ये दोनों एलिमेंट जो यहाँ थे वो यहाँ पे हमको मिल गए। सो दैट इज कॉल्ड S इज अ सबसेट ऑफ T। अगेन इन दोनों एलिमेंट को हम S में सर्च करेंगे। सो अगर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड T इज अ सबसेट ऑफ S। तो दोनों एलिमेंट मिलने के कारण तो ये कहलाएगा S इक्वल्स टू T। तो जनरल नोटेशन में हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, S इज अ सबसेट ऑफ T और T इज अ सबसेट ऑफ S। तो दोनों ही केस में दैट इज सबसेट S होगा, यहाँ सबसेट T होगा, तो दैट इंप्लाइज S इक्वल्स टू T। एंड cardinality of a set. Cardinality means the number of element in a set and it is denoted by modulus then set name. So here suppose that the set of string, it is AA, ABB and epsilon. So the total number of element, it is separated by comma. Comma से हम इसको separate कर रहे हैं। So that is element 1, element 2 और element 3. So total number of element in a set S is equals to 3. Next is power set. So power set, it is possible subsets of S और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, number of element in a power set, it is a 2 to the power number of element in a set 2 to the power S। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, S नंबर ऑफ एलिमेंट, सो मॉडुलस ऑफ S इक्वल्स टू 3, तो 2 to the power x इक्वल्स टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट इज 8 एंड एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंग्विश वन टू अनदर इज बाय कॉमा, एंड हर एक सेट को जो मिलेगा उसको हम करली ब्रेसेस में पुट करेंगे और बाय डिफॉल्ट एक एलिमेंट आपके पास सभी जगहों पर मिलेगा, दैट इज 5, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, सो एम्प्टी सेट, दैट इज 1 लेंथ सेट एंड इट इज 2 लेंथ सेट एंड इट इज 3 लेंथ सेट। So this is a power set and this is again important for using TOC's concept, that is called clean star property and clean closure property. So that is called a repeated concatenation of a set. So concatenation of a set, it is a pre-concatenation or post-concatenation. So pre and post means a set, it is S1, value is A, B, and set 2, then value is C. So we have to concatenate S1 concatenate with S2. तो हो क्या रहा इसमें कि ये हर एक एलिमेंट के बाद में ये C आ जाएगा, तो इट इज AC and here it is BC. Now post concatenation, that is S2 concatenate with S1. तो अब इस C के बाद इन दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, so it is CA and it is CB. So these two concatenation performed and values are different. So it is pre-concatenation और post concatenation, यानी पहले आप एलिमेंट को इंसर्ट करो या बाद में इंसर्ट करो, वैल्यूज आपकी अलग ही आएंगी। So that is the repeated concatenation. हमें अब concatenation कैसे लेना है, पहले S2 इस तरीके से मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो S5, S4, S3, S2, S1, मतलब प्री कंकैटिनेट हम करते चले जाएंगे। सो हमें कंकैटिनेशन इस फॉर्म में लेना है, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेड कंकैटिनेशन। और पहला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इट इज नल स्ट्रिंग और एप्सिलॉन। तो दिस इज द एग्जांपल A एंड B, B। तो पहली बाय डिफॉल्ट इट इज एप्सिलॉन,
Second one is says that according to that definition, we have using s of 1. So s of 1 is equals to 1 minus 1, it is 0 dot s. So s of 0 is epsilon concatenate with, and s की वैल्यू क्या है, a comma 2 टाइम ऑफ b. So it is a comma 2 टाइम ऑफ b. So s of 2 says that s of 2 equals to s of 1 dot s. तो s of 1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, दैट इज a comma b dot with a dot b. And s of 3 says it is s of 2 dot s of 1, and s of 2 is ये दो वैल्यू आएंगी, so it is a comma b dot a comma b, and that concatenate with a comma 2 टाइम ऑफ b. तो ये कंकैटिनेशन हमें मिलता चला जाएगा, दैट इज दिस वैल्यू एक्सपेंड इन फॉर्म दैट एंड दिस वैल्यू एक्सपेंशन इन फॉर्म दैट. तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेड कंकैटिनेशन. अब जहां तक हमें रिक्वायरमेंट हो हम उतना इसमें वर्क कर सकते हैं. ओके, so that is repeated concatenation. And that is a quick introduction, a brief description of set theory, quick description. So set theory operations, first one it is union. So union defined as a element from set A and element from set B or element from both. So that is the example, that is set A, and here it is set B, then element from set A, element from set B. So A, B, C and C, D, A, B, C and C, D is a part, and both में क्या था, C and C. तो कॉमन पार्ट भी रखेंगे, बट रिपीटेशन यहाँ हम यूज नहीं करेंगे. तो A, B, C and D. Same here, sorry, opposite for that is intersection. So element from set A and element from set B. So here we are using common part, common element. Okay, so common element is here C and here it is C, so then output is C. And difference, a element from set A but not in set B. तो इसमें एक चीज और ऐड ऑन हो जाएगी, but not in set B and common. तो कॉमन पार्ट को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे. सो यहाँ पे क्या है, ए बी सी था, यहाँ सी और डी है, तो इन दोनों को हमें यूज नहीं करना है, बट सी भी कॉमन है तो सी ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो आउटपुट इज ए एंड बी. एंड कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल डिफरेंस. Okay, so symmetrical difference is said element in either A or B but not in both. So symmetrical difference just like union, but this property is not included. Okay, so set A, symmetrical difference with set B is says that element in either A, so either A it is ABC, so ABC, or B it is CDE, so next is CDE, but not in both. तो बोथ में ये C और यहाँ से C हट जाएगा, क्या मिलेगा, AB and DE. So it is a output from symmetrical difference property operations. And Cartesian product, it is a unordered pair, sorry, ordered pair. Then first component from first set, comma second component from second set. So this is the combination of Cartesian product. So that is called the complete, called is element 1. Here it is element 2, here it is element 3, 4, 5 and 6. Total number of element is 6, and here first set value is 2, second set value is 3. So just a cross product of 2 and 3, it is 6. So output of cross product is 6 element, where
first value is 2 element and second set value is 3 element. Okay, so cross product, it is the first element from first set comma second element from second set. Okay, and close that small bracket. So that is called set operations. So thank you.